अचानक बिजली चली गई। किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे दीवार से लगाकर जोर से चूमा। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहराता गया तभी बिजली वापस आ गई। लूसिया तुरंत शर्माते हुए मेरे कंधे पर सिर रख बैठी। सब लोग हमारी तरफ देखकर हंसी रोक नहीं पाए, जैसे हम जुड़वा बच्चे हों जो कहीं भी साथ रहते हैं। बाद में जब पिता ने मुझे शादी के लिए साथी चुनने को कहा तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के लूसिया को ही चुना। शादी के बाद लूसिया ने मेरी खूब देखभाल की, लेकिन जब लूसिया मर गई तभी मुझे पता चला कि उसने कभी मेरे गोद लिए भाई को नहीं भूला। उसने अपनी बड़ी बीमा राशि का लाभार्थी गोद लिए भाई को बनाया था और एक खास कमरा भी बनवाया था जहां वो गोद लिए भाई से छुपकर मिलती थी। और जब मैंने इन वर्षों में उसने अपने यादी को लिखी हुई प्रेम पत्रें और हर महीने बिना रुके बड़े पैमाने पर भेजे गए पैसे देखे तो मेरी आंखें धुंधली हो गईं। जब मैं फिर से आंखें खोली तो मैंने पिता का अभी भी जवान चेहरा देखा। बेचन, तुमने सोच लिया है कि किसे चुनना है? मैं इतना हैरान था कि चारों बच्चे बड़े हो चुके हैं और तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। जिसे भी चुनो, पापा को बता देना। मैं वाकई उस दिन पर वापस आ गया था जब मैंने अपनी भविष्य की पत्नी चुनने की घोषणा करनी थी। लिंजा अंशन का सबसे ताकतवर परिवार है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, ताकि मैं भविष्य में एक अच्छी बहू पा सकूं। लिंग के पिता ने 4 परिवारों में से 4 लड़कियों को मेरे लिए चुना था, जो बचपन से मेरी बॉडीगार्ड की तरह मेरे साथ रहे। उनके पास ताकत, बुद्धिमानी और खूबसूरती सभी में नंबर 1 की क्वालिटी थी। लूसिया वह लड़की थी जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था। मैं पहले ही उसके दिल में गिर चुका था। जहां भी जाता, मैं खास तौर पर उसे अपनी सुरक्षा के लिए चुनता था। लेकिन आज जब पिता ने पूछा कि क्या मैंने अपनी भविष्य की पत्नी चुन ली है, तो मैं चुप रहा। पहले मैं बिना किसी झिझक के लुसिया को चुन लेता था, पर आज मैं इतना सोच रहा था। लिन फू ने प्यार से कहा, वही लड़की चुन लो। लुजाइन 4 परिवारों में सबसे कमजोर नंबर पर है, लेकिन अगर वह तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेगी और जल्दी से मुझे पोता पोती देगी तो मैं तुम्हारी शादी मंजूर कर लूंगा। मैं अंदर से हंस पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म में लूशिया ने मुझे छूने तक नहीं दिया था और उससे भी बढ़कर उसका दिल हमेशा लिन्नासान के लिए धड़कता था। नहीं, मेरे पास पहले से ही कोई और विकल्प है। बाकी लोगों को पता है कि तुम लूशिया को पसंद नहीं करते, अब नहीं पसंद करते, आगे कभी पसंद नहीं करोगे। 4 बड़े परिवार के लोग पहले ही पूरी तरह से इकट्ठा हो चुके हैं और कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आया, लूशिया ने मुझे एक तरफ खींचा और कहा, मुझे पता है कि आज तुमने मुझे चुना है, लेकिन बड़े साहब, मेरा दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कता है। उम्मीद है कि तुम अपना फैसला बदल सकोगे। ये बातें मैंने पिछली जिंदगी में भी सुनी थी, लेकिन तब मैं बहुत आत्मविश्वासी था और मानता था कि एक दिन मैं उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगा। लूशिया, मैं किसे चुनता हूं, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो अभी अपने माता पिता के साथ चले जाओ और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहो। लूशिया हैरान रह गई। ये पहली बार था जब मैं उससे इस तरह की भाषा में बात कर रहा था। पहले मैं हमेशा उसके हर मन की बात मानता था। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अंदर चला जाता हूँ। लूशिया, उम्मीद है कि मेरा ये फैसला तुम्हें खुश करेगा। उसे चुप देख मैं बिना मुड़े ही लिविंग रूम में चला गया। ये आखिरी बार था जब मैं 4 बड़े परिवारों के सामने अपनी शादी का मामला उठा रहा था। सब लोग सांस रोके एकदम स्थिर होकर मुझे देख रहे थे। सामने बैठी लुशिया ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बड़े साहब, कृपया मेरे कहे हुए बारे में सोचो और फिर अपना फैसला लो। उसकी बेचैन नजरें देखकर मेरा दिल थोड़ा दुखा। लगता है कि वह सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती और बेहतर है कि लू परिवार हमलिम परिवार जैसे बड़े सहारे को खो दे। उसे ऐसा देखकर मैं काफी घबराया। लूसिया, तुम तो पहले से ही जानती थी कि बड़ा साहब तुम्हें चुनेंगे, फिर भी पीछे से ऐसा क्या बोलती रही? चेन रान ने भी होंठ दबाए हुए कहा, हम तो पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे, है ना जिनशिया? मैंने वंचिस को देखा। चारों में मुझे सबसे कम पसंद वही थी, लेकिन जब भी कोई दिक्कत होती, सबसे पहले वही आती थी। भले ही वो तीखी और चालाक हो, चारों में सबसे काबिल वही थी। पिछली जिंदगी में उसने 10 साल से भी कम में दुनिया की सबसे अमीर बन गई थी। अब जब भगवान ने मुझे दूसरी मौका दिया है, तो मैं सबसे अच्छा ही चुनूंगी। मैं बोल ही रही थी कि अचानक आंगन में किसी जानवर की गर्जना सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कितने महंगे हैं? तुम्हें पता है? पारदर्शी खिड़की में से सबने देखा कि लिन नानशान घबराते हुए एक आदमी से माफी मांग रहा था। माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने अभी देखा ही नहीं था। तुम्हें क्या हुआ? आंखें हैं ही नहीं क्या? कौन हो तुम जो इतनी घटिया कपड़े पहन के आए हो मिस्टर लिन की बर्थडे पार्टी में? क्या तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा? जैसे ही उसने हाथ उठाया कि लिन नानशान पर वार करे, सोफे पर बैठे लुशिया भागी बाहर। शू जिंग और चेन रान को भी लगा कि उनकी कोई उम्मीद नहीं, इसलिए वे वंजसा को लेकर मजा देखने चल पड़े। जाने से पहले वंजसा ने मुझे एक नजर मारी। उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ अनजानी सी भावनाएं थी। वह थप्पड़ नहीं पड़ा। शीय परिवार के नवाब ने लूशिया और उसके साथियों को देखते ही हाथ वापस खींच लिया। लू मिस, किसने तुम्हें उसे मारने की इजाजत दी? तुम्हें पता है वो कौन है? वो भी मिस्टर लिन है, लिन परिवार के दूसरे बेटे। लिन बेचैन के भाई, क्या तुम्हें आंखें नहीं हैं? वह आदमी देखकर कि लूशिया इतनी गुस्सा है, माफी मांगकर जल्दी से मुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर कमरे में मेरी तरफ देखा। माफ करना, क्या मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया? मैं ध्यान नहीं दे पाया। बहुत अंधेरा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो वो और घबरा कर समझाने लगा। लूशिया ने उसकी हथेली को प्यार से थाम लिया। लिन नानशान, तुम भी लिन परिवार के छोटे मालिक हो। अगली बार अगर कोई तुम्हें तंग करे तो खुद को और ज्यादा तकलीफ मत देना। ये सुनकर मैं ठठेरा। लिन नानशान तो बस उस दिन से बचपन में मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए गोद लिया हुआ अनाथ बच्चा है। इन सालों में मैंने जो कुछ भी इस भाई को देना था दे दिया। अब लूशिया को भी मैं नहीं चाहता, सब कुछ उसे दे देता हूँ। मैंने दोनों पर से नजरें हटा ली।
दिल थोड़ा धड़क उठा। लीन उपाध्यक्ष ने सबके चेहरे के भाव एक बार देखा और हल्की खांसी की। बेचैन चुनो, ठीक है, मैं चुनता हूं वेंजिशा। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी माता पिता स्तब्ध रह गए। लू परिवार के माता पिता के चेहरे खराब हो गए, जबकि वेंझिशा के माता पिता बेहद खुश थे। लीन उपाध्यक्ष ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, वेंझिशा वो लड़की, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम उसे पसंद नहीं करते, कहती थी कि वो हमेशा तुम्हें सताती है। शादी के बाद वो मुझे सताएगी नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसे कहेंगे कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हाँ, आज की बात फिलहाल मैं नहीं कहना चाहता। कृपया आप लोग अभी चारों को मत बताना। शादी अगले महीने है, दुल्हन समय पर आ जाए। बस इतना ही चाहिए। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझसे भी कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बातों की डिटेल्स फाइनल होने के बाद सब धीरे धीरे चले गए। जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, लिन नानशान जल्दी से माफी मांगने लगा। भाई माफ करना, मेरी गलती थी। मैंने अभी जो हलचल मचाई वह नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कमरे में छुप जाना चाहिए था और बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाहर बहुत भीड़ भाड़ थी, मैं कुछ भी कह नहीं पाया। और लीन नानशान पहले ही घबराने लगा था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते कि मैंने उसके बड़े मालिक को परेशान किया है। लीन नानशान जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। तुम्हारे लिए मैं लूसिया की तरफ से उसे बचाऊंगा। मुझे पता है कि हमारी सगाई तय है। बस तुम लीन नानशान के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करने का वादा करो। मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। लीन नानशान का शादी करने को तदल गया। वह लूसिया के पास छिपकर लगातार कांप रहा था। मैं मुस्कुराया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने क्या किया था कि लूसिया ने गलती से सोच लिया कि मैं उसे तंग कर रहा हूं। उसकी परिवार ने तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। तुम ऐसे पहनकर बाहर आई हो, लोग क्या सोचेंगे? जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि हमारा लीन परिवार तुम्हें परेशान करता है। भाई की बात खत्म होते ही एक आदमी सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। लिन बेचैन, मर जा। मैं तुम लोगों लिन परिवार को सबको खत्म कर दूंगा। मैंने एक नजर में पहचाना कि वो आदमी लिन परिवार का दुश्मन चेन ग्रुप का चेयरमैन सुन ली है। चेन ग्रुप को लिन परिवार ने दबा दिया था और वो दिवालिया हो गया था। तब से उसकी हालत ठीक नहीं है। पिछली जिंदगी में भी उसने मुझे बैठा कर दिया था। वो मुझ पर दौड़ रहा था। मेरा पहला ख्याल था लूशिया की तरफ देखना, लेकिन वो पिछली जिंदगी की तरह ही लिन नानशान को अपने गोद में कसकर पकड़ रही थी। जल्दी हटो लिन नानशान, डरो मत। अगली ही पल तेज चाकू मेरी बाजू पर आ गिरा कि लिन नानशान उसके आलिंगन से निकल चुका था। शिया जी, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मुझे कैसे छोड़ सकती हो? भाई तुम घायल हो गए हो, मार डालो उन्हें। तुम लोगों लिन परिवार को सब खत्म कर दो। लिन नानशान दौड़ा, सुन ली चाकू लहराने लगा और जब वो शिया को चोट पहुंचाने वाला था तो लू शिया सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। लिन नानशान सावधान, वो चाकू लू शिया की पीठ पर मारने वाला था। सेंचम पूरी तरह से हड़कंप मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, लिन साहब की सुरक्षा करो। जब मैं समझ ली कि नजरें फिर से मुझ पर टिक गईं। उसने चाकू उठाया और मुझे मारने ही वाली थी। मैंने आंखें बंद की और चिल्लाया, लूशिया, क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो? चाकू फिर से नीचे आने वाला था कि एक औरत ने जोर से मुझे अपनी बाहों में लगा लिया। मैं उठाकर देखा तो वो औरत थी वेन झीशिया। उसका नखरा बड़ा साफ था। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? चुपो। अगली ही पल उसने मुझे छोड़कर सून ली से भिड़ गई। अब मुझे साफ दिख रहा था कि वो कौन है। वो मुंह से कह रही थी कि वो चाहती है मैं जल्दी मर जाऊं, लेकिन जब खतरा आया तो सबसे पहले जो मेरी मदद को आया वही था। उसकी ताकत लुशिया से कम नहीं थी। उसने कुछ ही देर में सून ली को काबू कर लिया, लेकिन वो भी थोड़ा घायल हो गया था। मैं आगे बढ़ने वाला था कि उसने उठकर मेरा नाम लेकर मेरी बाजू खींची। चुन, मैं ठीक हूं, तुम जिंदा रहो, ये काफी है। ये कहकर वो बिना मुड़े चली गई, लेकिन मेरा दिल उसी वक्त उसके लिए झुक गया। तभी मेरे कानों में लिन नानशान की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो लू शिया उसे बचाते हुए आ रही थी। भाई तुम ठीक हो ना? मैंने पूछा। शिकायत मत करना शिया दीदी से, उसने बस इसीलिए मेरी पहले रक्षा की क्योंकि मैं उसके करीब था। उसने कहा, माफ करना बड़े मालिक। अभी अभी लूशिया समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे ठंडे दिल से देखा। उसे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं घायल हूं और परिवार के नियमों के मुताबिक मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा मानने को तैयार हूं। बड़े हॉल में लूशिया एकदम स्थिर होकर बीच में घुटने टेके बैठी थी। उसकी पीठ पर चाकू का जख्म था। लिन नानशान पास खड़े होकर उसकी घायल पीठ को देख रहा था, अपने होंठ कसकर दबाए हुए। शू जिंग और चेन रान पास खड़े थे। थोड़ा दया आ रही थी। बड़े मालिक, हम भी आपके बॉडीगार्ड हैं। आपकी चोट हमारी गलती है। सिर्फ शूशिया को सजा देना ठीक नहीं है। हाँ बड़े मालिक, हमें भी सजा मिलनी चाहिए। मैं सोफे पर बैठा था। घर का डॉक्टर मेरे जख्म की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान जख्म से तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन ये दर्द मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। मैंने ऊपर उठकर जमीन पर घुटने टेके उस औरत को एक नजर से देखा और ठंडे लहजे में बोला, जब ये सब हुआ तुम दोनों वहां नहीं थे, इसलिए तुम दोनों को माफी दी जाएगी। लेकिन लूशिया ने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उसे सजा दूंगा। तुम दोनों को क्या लगता है, सही है या नहीं? शू जिंग और चेन रान एक दूसरे को देखे और फिर उसके लिए मिन्नतें करने लगे। लेकिन वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उसे चोट पहुंचाना और भी दर्दनाक नहीं। हाँ, आपको लूशिया से इतना प्यार है तो कैसे सह सकते हैं कि वो घायल हो? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि लूशिया, जो सीधे घुटने टेके हुई थी, बोलने लगी। अगर हो सके तो मैं चाहता था कि बड़े साहब ने जो चुना हो वो मैं नहीं होता। मैं उठकर आदेश देता हूं कि वो टहनियां लेकर आओ। ये वह टहनी है जो पिता ने मुझे सिर्फ उनके चारों केलिंग घर में पहली बार आने के दिन बनवाई थी। पिछले 15 सालों में मैंने कभी इस टहनी को इस्तेमाल नहीं किया। अब जब तुम खुद मंजूर हो सजा पाकर, तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही ये बात खत्म हुई, टहनी जोर से उसकी पीठ पर मारी गई। श्याजे लुशिया ने एक भी आवाज नहीं की, ना तो हंसी ना ही कोई चीख।
मैं झाड़ियों का डंडा पकड़कर कांप रहा था। पिछली जिंदगी में उसने मेरी पूरी खुशी चुरा ली थी। इस सोच से मेरा सारा बदन कांप रहा था। मैंने घायल हाथ उठाकर दूसरा डंडा मारने ही वाला था कि लिन नानशान दौड़ता हुआ आया और जोर से उसे एक चाबुक खिला दिया। लुशिया घबराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लिन बेचैन, मैं तुम्हें उसकी तरफ हाथ उठाने नहीं दूंगा। वो खुद मुझ पर आई थी, इसका मुझसे क्या लेना देना। तीसरी मुक्सवार लगने से पहले तुम आ रहे हो या वो? भाई मत करो। लिन नानशान दर्द से बेहोश हो गया। लुशिया घबराकर चिल्लाई, किसी को बुलाओ और उसे उठाओ। लिन नानशान, तुम ठीक रहना। वो लिन नानशान को सहारा देकर ऊपर ले गई और घर के बीचों बीच खड़े फैमिली डॉक्टर पर चिल्लाई, तुम तुरंत ऊपर आओ। अगर लिन नानशान को कुछ हुआ तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर ने मुझे एक नजर देखा और डर के मारे सांस तक रोक ली। मैं कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर उसकी बात मान गया। मैंने डंडा जमीन पर फेंका और अपने बाह के फटे हुए घाव को देखते हुए कहा, पापा ने जो 1000 साल पुराना औषधि दिया था वह लेकर आओ। क्या हमें शिया की सेहत सुधारनी है? तुम वो गलती मान भी लेगी। नहीं तो उसे वीन परिवार के पास भेज दें, वीन झिशा के पास। झिशा वो लड़की है, तुम्हें तो वही सबसे कम पसंद नहीं। अगले दिन सुबह मैंने अपने लोगों को कहा कि लूसिया से जुड़ी सारी चीजें निकाल कर फेंक दो। मालिक, ये तो आपकी सबसे कीमती चीजें हैं, अब नहीं चाहिए। मैंने उन्हें पकड़कर कहा, फेंक दो, मैं तो बस कपड़े बदलकर वीन जिशा से मिलने जा रहा हूं। मालिक, दूसरा मालिक दरवाजे पर घुटने टेके हैं। मेरी भौहें तनी और चेहरा काला पड़ गया। भाई, कल रात जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कृपया गुस्सा मत हो। शिया दीदी को दोष मत देना। ठीक है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो सीधा दरवाजे के पास घुटने टेके खड़ी थी। उसकी डरती हुई शक्ल देखकर मेरी भौहें और भी तनी। लिन नानशान, तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा? और जारी रखा तो मजा नहीं आएगा। मैं उसके पास से निकल कर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा टखना पकड़ लिया। नहीं भाई, अगर तुम शिया दीदी को माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम सच में क्या चाहते हो ये मत भूलो। आज तक जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मैंने तुम्हें दिया है। मेरी बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर तोलिंजा का दूसरा बेटे होने की बात छोड़ो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस दूसरे बेटे की औकात की फिक्र है? लोग तो बस मुझे तुम्हारा नौकर समझते हैं। मैं आज तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं ताकि तुम वो पसंद करता है वो मैं हूं। वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से सहारा बनी रही। तुमसे बस इतना ही तो मांगती हूँ। इतना मुश्किल नहीं होगा ना? आखिरकार उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पिछली जिंदगी में मेरी मौत तक मुझे लिन नानशान का असली चेहरा समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ध्यान से सोचा तो पता चला कि मेरा ये तथाकथित भाई शुरू से ही कोई असली शख्स नहीं था। इतने सालों तक उसने खुद को पीड़ित दिखाया। मैं सोचती रही कि वो खुद को कमतर समझता है, लेकिन ये सब झूठ था। वो खुद को पीड़ित बनाकर लूसिया का दिल जीतना चाहता था। अफसोस कि लूसिया को समझ नहीं आया। छोड़कर एक बेबस और बेजाड़ गोद लिए बेटे को चुना। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा नहीं चाहती तो? तुम एक दत्तक पुत्र हो। तुम्हें मुझसे कुछ मांगने का हक नहीं है। अगर लंजा में रहना है तो ठीक से रहो, वरना 4 बड़े परिवारों में से कोई भी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनने देगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। लिनासा ने मेरी टखने को कस के पकड़ लिया। तुम इतने कड़े हो तो मुझ पर गुस्सा मत करना। उसकी 10 उंगलियां मेरे टखने में गहराई तक घुस गईं। मुझे बहुत दर्द हुआ। मुझे छोड़ो। मैं जोर से उसे ठेलने ही वाला था कि लिनासान का शरीर सीधा सीढ़ियों की तरफ लुढ़क गया। मेरी बाहें बहुत दर्द कर रही थीं। मैं अभी संभला भी नहीं था कि लूसिया बाहर से दौड़ती हुई आई। लिनासान, तुम कैसे हो? लिम्बेचन, तुमने काफी किया। अगर तुमने लिंसान पर फिर हाथ उठाया तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने नहीं किया, वो खुद है और मानने से इनकार कर रहा है। तुम सच में बहुत बेतुके हो। मैंने खुद देखा कि तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मेरे भाई शाहजे, मुझे दर्द नहीं हो रहा, हड्डी टूट गई है। डर मत, तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। जाते हुए उसने यूनन लिंचलो के कूड़ेदान में उसके बारे में पड़े सामानों को देखा। सब बाहर निकालो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। अभी शादी भी नहीं हुई, फिर मेरी चीजें शादी के कमरे में डालने की इतनी जल्दी क्यों है? लिन बिचेन, मैं तुम्हारे साथ शादी करूं भी या नहीं ये तो देखना पड़ेगा। मिस लू, ये सब माल मालिक ने मुझे फेंकने को कहा है। बस करो, मेरे पास ये बकवास सुनने का टाइम नहीं है। लू शिया ने लिन नानशान का सहारा लेकर बिना मुड़े चले गए, लेकिन उसने नहीं देखा कि लिन नानशान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन मैं साफ साफ देख सकता था वो मुस्कान मैंने नीचे देखा, अपने पैर पर लगे जख्म को। लेकिन लू शिया मेरी झपकी भरी नमकीन आंखों से शादी के दिन गिन रही थी। मैं सच में देखना चाहता था कि शादी के दिन जब उसे पता चले कि जिसे वो की क्या प्रतिक्रिया होगी। लू शिया ने 3 दिन अस्पताल में लिन नानशान का साथ दिया और इस 3 दिन मैं उसे कहीं नहीं देख पाया। चौथे दिन जब मैं लिन फू से शादी के दिन की तैयारियों पर बात कर रहा था, तभी लू शिया दौड़ती हुई अंदर आई। बड़े मालिक लिन बाफू, मुझे आपसे कुछ कहना है। हम खाना खा रहे हैं, बात खाना खत्म होने के बाद करो। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। बड़े मालिक, मैं जिस शख्स से प्यार करती हूँ वो तुम नहीं हो। 4 दिन बाद की शादी में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर लिन फू कुछ